हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक थ्री फेस बैलेंस सिस्टम को हम लोग एक सिंगल फेस सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरा सिस्टम अनबैलेंस्ड है तो उस केस में क्या किया जाए, ठीक है। तो आज इस पूरे टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अनबैलेंस सिस्टम को बैलेंस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहला टॉपिक है हम लोगों का नेसेसिटी ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। ये देख लेते हैं इसमें। ये एक पावर सिस्टम है जो सिंगल लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट होता है। अब सिंगल लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट मीन्स ये एक बैलेंस्ड पावर सिस्टम है, ओके। ये इसको इस सिंगल लाइन डायग्राम को फिर हम लोग किस में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, हम इसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं। ये रिएक्टेंस डायग्राम क्यों बनाते हैं? इस रिएक्टेंस डायग्राम के थ्रू हम लोग ये एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं इस पूरे सिंगल लाइन डायग्राम में, ठीक है। अब रिएक्टेंस डायग्राम में क्या कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है, रिएक्टेंस डायग्राम में जो ऑल्टरनेटर है उसको इक्विवेलेंट सर्किट, दैट मीन्स एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद इंडक्टर, जो भी रिएक्टेंस है उसका, ट्रांसमिशन लाइन को भी एक रिएक्टेंस से शो करते हैं, और ये आपका लोड है, ठीक है। अब इस सर्किट डायग्राम को सॉल्व कैसे करेंगे हम? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रिएक्टेंस ड्रॉप निकालेंगे। अब उसमें आई पर यूनिट की करंट फ्लो कर रही है, और रिएक्टेंस है ऑल्टरनेटर का एक्स टी पर यूनिट, ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है एक्स टी एल पर यूनिट, ठीक है। तो इसमें के वी एल लगाइए। के वी एल लगाने के बाद हमारा जो इक्वेशन आएगी वो आएगी वी टी पर यूनिट इज इक्वल टू ई जी माइनस आई पर यूनिट इंटू एक्स ई क्यू पर यूनिट। एक्स ई क्यू जो है वो समीशन है एक्स जी पर यूनिट का प्लस और एक्स टी एल पर यूनिट का। ये बहुत बेसिक इक्वेशन है। आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होगी इसे अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। अब देखो, एक बैलेंस सिस्टम के लिए जो रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे, ये रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल फेस। अग्री? अब सिंगल फेस से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन आएगी। लाइक जो मेरी अनबैलेंस्ड के केस में तीन इक्वेशंस आएंगी। आर फेस के लिए अलग इक्वेशन, वाई फेस के लिए अलग इक्वेशन, बी फेस के लिए अलग इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, हमारा बहुत सारा जो कंप्यूटेशनल एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा लगेगा इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में। बट हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम नेटवर्क, ओके। सो हमने अभी देख लेते हैं कि अनबैलेंस्ड जो सिस्टम है वो अनबैलेंस्ड किस क्यों होता है। इसके दो रीजंस है, प्राइम रीजंस दो हैं, इंटरनल अनबैलेंस सिस्टम और एक्सटर्नल अनबैलेंस सिस्टम। इंटरनल अनबैलेंस ये होता है कि जब वो जो मेरे पावर सिस्टम इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दिस माइट बी ड्यू टू एजिंग ऑफ द पावर सिस्टम कंपोनेंट, लाइक जनरेटर वगैरह, इंसुलेशन कहीं ब्रेक हो गया है, ठीक है, माइनर से डिफेक्ट की वजह से। लेकिन जो एक्सटर्नल अनबैलेंस सिस्टम होता है ये होता है फॉल्ट की वजह से। फॉल्ट की वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं उसमें जो मेरी लाइन जा रही है, पावर लाइन, तीन फेजेस में से, आर वाई बी फेजेस में से कोई भी दो पावर लाइन्स टूट गई किसी वजह से, ठीक है, या बिजली गिर गई या कोई और पेड़ गिर गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो होगा मेरी हैवी करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल अनबैलेंस की कंडीशन होती है, ओके। उसमें ये जो बाकी चीज़ें हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, ये कॉमन चीज़ें हैं जो फॉल्ट की कंडीशन में और इंटरनल अनबैलेंस की कंडीशन में होता है, ठीक है। तो एक वो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मेथड दिया जिस कॉन्सेप्ट का नाम जिसको फोर्टिस्क्यू मेथड भी कहा जाता है। उसमें उन्होंने क्या किया, हर एक अनबैलेंस्ड क्वांटिटी, पावर सिस्टम की हर एक अनबैलेंस्ड क्वांटिटी को इन्होंने तीन बैलेंस्ड क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब वो तीन बैलेंस्ड क्वांटिटी कौन सी थी, उनको इन्होंने नाम दिया पॉजिटिव क्वांटिटी, जैसे ये पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी और जीरो सीक्वेंस क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मान लो ये इक्वेशन है बी आर, मतलब आर फेज के वोल्टेज की, इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया जीरो सीक्वेंस क्वांटिटी से, दैट मीन्स वी आर जीरो प्लस वी आर वन पॉजिटिव सीक्वेंस क्वांटिटी प्लस वी आर टू नेगेटिव सीक्वेंस क्वांटिटी। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, देखो,
एक अनबैलेंस सिस्टम में बैलेंस्ड तो होगा ही, ठीक है, जो नॉर्मली बैलेंस्ड कंपोनेंट है वो तो होगा ही। तो जो बैलेंस्ड कंपोनेंट है वो होता है जनरली Vr1, ठीक है। जो अनबैलेंस्ड कंपोनेंट होता है वो होता है नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट Vr2। एक और कंपोनेंट होता है वो तभी इन्वॉल्व होता है, वो तभी आप कह सकते हो प्रेजेंट होता है क्वांटिटी में, पावर सिस्टम क्वांटिटी में, जब हमारे पास ग्राउंड के थ्रू कुछ करंट फ्लो कर रही हो, ठीक है, या ग्राउंड के थ्रू एक सर्किट कंप्लीट हो रहा हो। ओके, जैसे जैसे हम लोग आगे फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट्स, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं जो ग्राउंड के थ्रू अपना पाथ बनाते हैं। तो उन सारे फॉल्ट्स में आपको जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट भी देखने को मिलता है। ओके, तो आप लोग समझे, कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो अनबैलेंस्ड है उसको हम लोग तीन बैलेंस्ड क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तीन बैलेंस्ड क्वांटिटी कौन सी है? जीरो सीक्वेंस क्वांटिटी, पॉजिटिव सीक्वेंस क्वांटिटी और नेगेटिव सीक्वेंस क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी तीन वोल्टेजेस हैं, फेज वोल्टेजेस वी आर, वी वाई, वी बी, उनको वो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अब इनको मैं बैलेंस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करूँगी तो नॉन सिमेट्रिकल कॉम्पोनेंट से रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। नॉन सिमेट्रिकल कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करूँगी, और ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स जो हैं ये भी एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे एक ऑपरेटर की फॉर्म में, मतलब एंगल के फॉर्म में रिलेटेड होंगे। इनको हम लोग, उस एंगल को हम लोग एक ऑपरेटर कहते हैं जिसको रिप्रेजेंटेशन दी हुई है ए, ठीक है। ये ए क्या है? ए एक वेक्टर है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री से रोटेट करता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा v है, तो ये जो क्वांटिटी होगी 120 डिग्री एंगल पे, ये क्या होगी? ए वी होगी, ठीक है। तो एंगल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए से। ये जो क्वांटिटी होगी ये होगी ए स्क्वायर 240, क्योंकि एंगल का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। और लाइकवाइज हम यहाँ पे वापस इस वी पे आएंगे तो वो हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? ए क्यू वी। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ? ए क्यू वी इज इक्वल टू वी, दैट मीन्स ए क्यूब इज इक्वल टू 1। ये सारी जो चीज़ें हैं जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ए के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको बाद में काम में आएंगी जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इससे सिमेट्रिकल कंपोनेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ए को हमने रिप्रेजेंट किया 1 एट एन एंगल ऑफ 120। इसको मैं एक्सपेंड करूँगी कॉस और साइन के टर्म्स में, तो कॉस 120 प्लस जे साइन 120, ठीक है। लाइकवाइज मैं ए स्क्वायर अगर कैलकुलेट कर रही हूँ तो ए स्क्वायर भी मैं ए स्क्वायर को भी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। एक्चुअली ये सारी कैलकुलेशन अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि हमें इन सारी कैलकुलेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं जो हमने अभी देखा था पॉजिटिव सीक्वेंस फेजर्स, ठीक है। पॉजिटिव सीक्वेंस फेजर्स का जो सीक्वेंस है वो वही होगा जो मेरे बैलेंस सिस्टम में होता है, ठीक है। बैलेंस सिस्टम में आर बाई बी फेज होते हैं, तो जो सीक्वेंस बैलेंस सिस्टम में हम लोग फॉलो करेंगे वही सीक्वेंस हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस फेजर्स में फॉलो करेंगे, ठीक है। VA1, VB1, VC1, ये VA, VB, VC क्या है? क्या है ये? अभी हमने ऊपर देखा था कि हमने आर फेज को रिप्रेजेंट किया R0 R1 R2 से, Y को Y0 Y1 Y2 से, और B को B0 B1 B2 से। अब मैं अगर इनको A ले लूँ, ठीक है, ए आर वाई बी से ना रिप्रेजेंट करके ए बी सी से रिप्रेजेंट कर दूँ तो ये क्या होगा? VA0 VA1 VA2 और VB0 VB2 VB1 VB2 और VC0 VC1 और VC2। तो ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस है ये आपस में कैसे रिलेटेड है? VA1 VB1 VC1 ये बता रहा है, ठीक है। VA1 VB1 इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री, VB1 से VC1 भी 120 डिग्री से डिफर कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव सीक्वेंस जो फेजर हो रहे हैं वो भी 120 डिग्री से ही डिफर करते हैं, बट जो सीक्वेंस होती है वो अपोजिट सीक्वेंस होती है, ठीक है। अब जनरेटर की टर्म्स में सोचो, आर वाई बी जब हमने जनरेशन का फेज सीक्वेंस डिसाइड किया जनरेटर में, तो वो उसी डायरेक्शन में रोटेट करके आपका आउटपुट पावर बना रही है। लेकिन एक और भी जनरेटर है अनबैलेंस की केस में जो नेगेटिव, उसकी जस्ट अपोजिट सीक्वेंस में पावर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है।
और जो जीरो सीक्वेंस फेजर होते हैं, जीरो सीक्वेंस फेजर में तीनों जो फेजर्स होते हैं VA0, VB0, VC0 वो इक्वल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि मेरा जो एक थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, ये पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस में, बाय इंक्लूडिंग द कंपोनेंट ऑपरेटर ए। ओके, अब वो कैसे करेंगे ये देखो, VA, VB, VC को मैंने लिख दिया, VA1, VA2, VA0 प्लस VB1, VB2, VB0 प्लस VC1, VC2, VC0। अब मैंने क्या किया, अब मैंने VB1 को VA1 के टर्म्स में लिखा, कहाँ से, यहाँ से। VB1 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, A² VA1। ठीक है, आप हमेशा जो डायरेक्शन है उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 120 डिग्री A हो गया और ये 120 डिग्री A² हो गया। ओके, तो हमने लाइकवाइज इन सबको रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे VB2 को मैंने VA2 की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, VB0 को VA0 की टर्म्स में, ऐसे ही VC1 को ही मैंने VA1 की टर्म्स में, VC2 को VA2 की टर्म्स में और VC0 को VA0 की टर्म्स में। अब इसमें हमने क्या लिया, इसमें हमने VA1, VA2 और VA0 कॉमन ले लिए और ये जो मैट्रिक्स रह गई उसको हमने कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो ये मेरा हो गया वेक्टर ऑफ ओरिजिनल फेजर्स इज इक्वल टू A इंटू वेक्टर ऑफ सिमेट्रिकल कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, तो VP इज इक्वल टू ABS। लाइकवाइज अगर मुझे BS लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, A इनवर्स VP। ओके, अब A इनवर्स कैसे निकालेंगे, A इनवर्स आप इस मैट्रिक्स को इन्वर्स कर दीजिए, वो सबको आता ही होगा। ठीक है, तो A इनवर्स करने के बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स आई वो है ये। ओके, अब इन्वर्स करने के बाद मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो वी ए विन इज इक्वल टू 1/3 VA प्लस VB प्लस A² BC। लाइकवाइज ठीक है, अब ये इक्वेशंस क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन शो कर रही है सिमेट्रिकल कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल फेज components of the power system. Okay, either it may be your voltage or it may be your current. ठीक है, सिमिलरली हमने करंट के लिए भी यही चीज़ें देखी। ठीक है, अब देखते हैं पावर इनवेरियंस। पावर इनवेरियंस क्या है, मैं देखना चाहती हूँ कि जो मेरा थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज ओरिजिनल सिस्टम में जो भी पावर मैं एपरेंट पावर कैलकुलेट करती हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा सिमेट्रिकल कंपोनेंट में क्या पावर आएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल सिस्टम में मेरा जो एपरेंट पावर होता है वो होता है एस इज इक्वल टू VP ट्रांसपोज इंटू आई। ठीक है, VP को मैंने एक्सपेंड किया VA VB VC से और IB को मैंने एक्सपेंड किया IA IB IC से। तो जो मेरा टोटल पावर आया वो आया VA IA स्टार प्लस VB IB स्टार प्लस VC IC स्टार। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं हमने, VP को मैं क्या लिख सकती हूँ AVS और IS को मैं क्या लिख सकती हूँ AIS। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोज है। ठीक है, ओके, तो अब हमने क्या किया, VS इंटू AT इंटू A इंटू IS। अब AT इंटू A कैलकुलेट किया तो जो इक्वेशन आई वो आई 3 1 1 1, एक यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो इससे क्या शो कर रहा है कि S इज इक्वल टू 3 VS ट्रांसपोज इंटू IS। ठीक है, तो वो क्या हो गया, जो 3 गुना है, मतलब 3 इंटू VA1 IA1 प्लस 3 इंटू VB2 IB2 प्लस 3 इंटू VA0 IA0। ये क्या हो गया, ये एक तरीके से हम लोगों का जो हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में एक बैलेंस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो पावर आती है वो होती है 3 इंटू सिंगल फेज की पावर। इसमें भी क्या हुआ, 3 इंटू सिंगल फेज की पावर। बस ये जो सिंगल फेज है वो अनबैलेंस था तो उसको हमने बैलेंस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट किया बाय यूजिंग द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ओके, तो ये मैं यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ कि जो भी हमारा जो हम पावर कैलकुलेट करते हैं इसमें जो टोटल पावर थ्री फेज में कैलकुलेट करते हैं उसको अनबैलेंस्ड सिस्टम की कंडीशन में अगर मैं अपने सिमेट्रिकल कंपोनेंट से कैलकुलेट करती हूँ तो वो यही होता है 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ पावर। ओके, अब ये एक क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। A delta connected balanced resistive load is connected across an unbalanced three-phase supply as shown in figure. With the currents in the line A and B specified, find the symmetrical component of line currents. Also find the symmetrical component of delta current. Okay. ये एक थ्री फेज बैलेंस सिस्टम है, इसमें
आई ए आई बी मैंशनड है, आई सी मैंशन नहीं है, लेकिन जो मेरा सप्लाई है वो अनबैलेंस्ड है। ओके, अनबैलेंस 3 फेज सप्लाई। अब इसके में हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालते हैं। तो पहले तो ये लोड मेरा बैलेंस्ड है, तो उस केस में आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू 0 होगा। वहाँ से आई सी निकाल लिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालने हैं, तो आई ए वन, आई ए टू और आई ए ज़ीरो निकाल लिया। ओके, जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा था। सिम कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन में पुट डाउन करनी है ये सारी इक्वेशन, ये सारे कंपोनेंट्स आई ए आई बी आई सी के, और दोनों कंपोनेंट्स निकालने हैं। लाइकवाइज हमने आई बी और आई सी के भी पॉजिटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स निकालना है, ठीक है। आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो, जैसे आपने आई ए वन, आई ए टू, आई ए ज़ीरो निकाल लिया। ओके, अब आप एक तरफ तो आई बी वन, आई बी टू, आई बी ज़ीरो भी ओरिजिनल इक्वेशन से निकालो, और दूसरी तरफ आई ए वन, आई ए टू का मल्टीप्लिकेशन करिए ऑपरेटर से, और देखिए क्या ये क्वांटिटी सेम आ रही है। अगर सेम आ रही है दैट मीन्स जो भी हमने अभी तक पढ़ा है फर्स्ट पेज से सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में, वो सब बिल्कुल सही है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ वेरिफिकेशन फॉर यू गाइस। ओके, अब चलो आज ही कंटिन्यू करते हैं। अब सीक्वेंस इम्पीडेंसेस और सीक्वेंस नेटवर्क्स, ठीक है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक अनबैलेंस्ड क्वांटिटी को हम 3 बैलेंस्ड क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये करने का मेन मकसद क्या था कि अनबैलेंस्ड को बैलेंस में शो करना, कि हम एनालिसिस कर पाएँ, ठीक है। अब अगेन एनालिसिस की जहाँ बात होती है तो वहाँ बात आती है कि हम लोगों ने सर्किट डायग्राम कैसे बनाए। तो इसमें भी हम लोग 3 सर्किट बनाएंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। ओके, तो अब तीनों नेटवर्क बनाने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग जो हमारे पावर सिस्टम इक्विपमेंट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं। सिंक्रोनस मशीन में पॉजिटिव सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, जैसा हम लोगों ने सिंगल लाइन डायग्राम में किया था, एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रिएक्टेंस ऑफ द मशीन। नेगेटिव सीक्वेंस का कैसे होगा, नेगेटिव सीक्वेंस में कोई वोल्टेज जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है, बस एक करंट फ्लो हो रही है, मतलब एक पावर लॉस काइंड ऑफ समथिंग, या फिर हाँ, ठीक है। तो उसको नेगेटिव सीक्वेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली एक इंडक्टर से। अब तुम लोग सोचोगे कि सीक्वेंस तो उल्टा है तो प्रोड्यूस भी तो होना चाहिए, लेकिन अनबैलेंस की कंडीशन में भी मेरा जो जनरेटर है वो तो सेम सीक्वेंस में ही रोटेट कर रहा है ना, आर वाई बी फेज में ही है उसका फेज सीक्वेंस, और वो उसी में रोटेट कर रहा है, इसलिए कोई वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस होगी, बस एक एक्स्ट्रा करंट होगी, ठीक है। और उस करंट के लिए एक इम्पिडेंस होगा, वर्चुअल इम्पिडेंस जो भी कह रहे हो, ठीक है। लाइकवाइज जीरो सीक्वेंस नेटवर्क इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप सीक्वेंस इम्पिडेंस ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जीरो सीक्वेंस नेटवर्क तभी आता है पिक्चर में जब आपकी ग्राउंडिंग इन्वॉल्व होती है। अब ग्राउंडिंग की जो भी कंडीशन होगी, रेजिस्टिव ग्राउंडिंग, इंडक्टिव ग्राउंडिंग, सॉलिड ग्राउंडिंग, वो सब इसमें आएंगी, ठीक है। तो वो देख लेते हैं हम कैसे आएगी। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के केस में जो मेरा करंट होगा वो होगा आई एन, ठीक है। आई एन क्या होगा, वो आई एन वन, आई एन टू और आई एन ज़ीरो का कॉम्बिनेशन होगा, तीनों फेज की, तीनों सीक्वेंस की न्यूट्रल करंट। अब न्यूट्रल करंट क्या होती है, आई आर, आई वाई, आई बी, ठीक है। इनका जो समीशन होता है दैट इज़ इक्वल टू, अगर वो बैलेंस्ड है दैट इज़ इक्वल टू जीरो, अदरवाइज इट इज़ इक्वल टू द न्यूट्रल करंट, दैट इज़ जो करंट मेरी ग्राउंड के थ्रू अपना पाथ फॉलो करती है, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरे पास क्वांटिटी बची वो आई 3 ऑफ आई आर लॉट, मतलब थ्राइस ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट। ओके, तो बात समझ में आ गई। जब भी जीरो सीक्वेंस करंट होगी तो उसका थ्राइस जो होगा वही मेरे न्यूट्रल करंट होगी। ओके, ये बैलेंस सिस्टम में भी होती है कि न्यूट्रल करंट अगर मैं सिंगल फेज का निकालूंगी तो वो 3 फेज में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वही सेम कंडीशन। ओके, लाइकवाइज अगर नेटवर्क ग्राउंडेड नहीं है दैट मीन्स तो न्यूट्रल करंट फ्लो ही नहीं कर रही है, तो मतलब आई एन इज इक्वल टू जीरो। अगर नेटवर्क सॉलिडली ग्राउंडेड है तो उसको मैं क्या करूँगी, एक इंडक्टर से रिप्रेजेंट करूँगी। ओके, अगर नेटवर्क एक रिएक्टेंस से ग्राउंडेड है तो ये जो जिससे मैंने रिप्रेजेंटेशन की है ऊपर सॉलिडली में, उसी इम्पिडेंस में ये वाला इम्पिडेंस जो न्यूट्रल का इम्पिडेंस है वो ऐड हो जाएगा। तो जो मेरी इक्वेशन आएगी वो आएगी
थ्राइस ऑफ जेड एन प्लस जेड ज़ीरो। ओके, और ये एक जनरल ट्रुथ है जो इसमें एप्लीकेबल होता है कि जेड नॉट इज़ लेस देन इक्वल टू जेड टू इज़ लेस देन जेड वन। ठीक है, ये इम्पिडेंसेस हैं पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव सीक्वेंस। ओके, ठीक है। अब ये आया सीक्वेंस नेटवर्क, इम्पिडेंस एंड नेटवर्क ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव ही होता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक इंडक्टर से। ठीक है, और ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाने में क्या करते हैं, ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाने में हम इस डायग्राम को हेल्प लेते हैं। देखो, जब भी हमारा ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन आएगा, ये जो ऊपर पढ़ा हमने ये तो पूरा जनरेटर का रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, जनरेटर के रिप्रेजेंटेशन में पॉजिटिव सीक्वेंस बना रहे हो तो एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ इम्पिडेंस आएगा, नेगेटिव बना रहे हो तो सिर्फ इम्पिडेंस आएगा, जीरो बना रहे हो तो भी इम्पिडेंस आएगा, लेकिन वो इम्पिडेंस डिपेंड करेगा, उस इम्पिडेंस की वैल्यू कहाँ डिपेंड करेगी, उस इम्पिडेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपकी ग्राउंडिंग कैसी है, सॉलिड ग्राउंडिंग है या इंडक्टिव ग्राउंडिंग है या रेजिस्टिव ग्राउंडिंग है, उस हिसाब से आपका इम्पिडेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज ट्रांसफार्मर में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस के लिए जब आप नेटवर्क बनाओगे तब तो सिंपली उसको आप एक इंडक्टेंस से शो करोगे। ठीक है, लेकिन जीरो सीक्वेंस के लिए जब बनाओगे तो आपकी ग्राउंडिंग इन्वॉल्व होगी अगेन। ठीक है, अब ग्राउंडिंग में भी वो स्टार डेल्टा कनेक्टेड है या स्टार स्टार कनेक्टेड है या डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड है, वो चीज़ भी वेरी करेगी जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाने में। ठीक है, तो ये एक जनरल सर्किट डायग्राम है जो कंसीडर किया जाता है ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाने में। ज़ीरो ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, 1 और 3 है स्टार कनेक्टेड के लिए, मतलब मेरा ट्रांसफार्मर के दो इम्पिडेंस, दो साइड होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर दोनों कंडीशन में ही मेरा स्टार कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर और कोई ग्राउंडिंग नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों स्विच ओपन रहेंगे। ठीक है, अगर स्टार पहला स्टार है और ये सॉलिडली ग्राउंडेड है, ठीक है, सॉलिड ग्राउंडिंग हो गई इसमें, तो सॉलिड ग्राउंडिंग के केस में क्या होगा, मेरा ये स्विच ऑफ हो गया और ये भी अगर सॉलिडली ग्राउंडेड है तो ये स्विच भी ऑफ हो गया। ठीक है, लाइकवाइज तीसरी कंडीशन है कि अगर मेरी इंडक्टिव ग्राउंडिंग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका इंडक्टेंस भी आ जाएगा। ठीक है, जो भी इसका इंडक्टेंस होगा वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। अगर डेल्टा कनेक्टेड है, अगर मेरा ये स्टार ना होके यही चीज़ डेल्टा है तो डेल्टा में क्या होगा, जो सर्किट बनेगा वो बनेगा ऐसे। ठीक है, मैं अच्छा सा बना देती हूँ, ये ऐसे सेकंड स्विच ऑन हो गया और थर्ड, मतलब ये वाला स्विच ऑन हो गया अगर प्राइमरी मेरा डेल्टा है और सेकेंडरी मेरा स्टार है ग्राउंडेड। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्विच नंबर 1 और 2। ठीक है, प्राइमरी मेरा डेल्टा है, डेल्टा मीन्स ये पैरेलल में परपेंडिकुलर में जो भी स्विच है, तो डेल्टा है तो डेल्टा में ये स्विच क्लोज हो गया, और सेकेंडरी मेरा स्टार है, स्टार दैट इज ग्राउंडेड, तो उस कंडीशन में मेरा स्विच नंबर 3 क्लोज हो गया। ठीक है, तो जो भी मेरा डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। अगर डेल्टा डेल्टा है तो ये भी स्विच क्लोज हो जाएगा, ये भी स्विच क्लोज हो जाएगा, जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। ओके, अभी हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और क्लियर। नेक्स्ट है सीक्वेंस इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। हम लोगों ने जनरेटर का इम्पिडेंस देख लिया कैसे रिप्रेजेंट करना है नेटवर्क के केस में, ट्रांसफार्मर का देख लिया, तीसरा है ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन में दो तरीके की इम्पिडेंस होती है, एक तो सेल्फ इम्पिडेंस होती है और एक म्यूचुअल इम्पिडेंस होती है। सिंस हम लोग बात कर रहे हैं सीक्वेंस कंपोनेंट्स की, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस को इस सीक्वेंस डायग्राम में ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रांसमिशन लाइन, लंप ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर की, हमने उसमें KVL लगाया और इक्वेशन लिखी, VA माइनस BA1 इज इक्वल टू जो भी इसमें करंट फ्लो कर रही है इंटू एक्सेस, मतलब IA इंटू एक्सेस प्लस जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इफेक्ट आएगा इसमें इम्पिडेंस का। ठीक है, XM इंटू IB प्लस XM इंटू IC। लाइकवाइज वो तीनों फेज के लिए हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आए। अब हमने क्या किया, VA VB VC मेरी ओरिजिनल सीक्वेंस ओरिजिनल फेज वोल्टेजेस हैं। ठीक है, उसको मैंने कंपोनेंट्स, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में चेंज किया। ठीक है, लाइकवाइज VA स्टार VB स्टार VC स्टार को भी। ठीक है,
और Z ये मेरा ट्रांसमिशन का इम्पिडेंस हो गया इंटू IA IB IC, इसको भी मैंने सीक्वेंस में चेंज कर दिया, सीक्वेंस कंपोनेंट में, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो मेरे पास इक्वेशन आई वो आई VS माइनस VS स्टार, ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट है, इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू Z इंटू A इंटू IS। ओके, अब मैंने A इनवर्स Z इंटू A को कैलकुलेट किया तो जो मेरे पास आया वो है ये तीन इक्वेशन। अब ये तीन इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो भी मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस का कंपोनेंट बनेगा ट्रांसमिशन लाइन का, उसकी वैल्यू होगी XS माइनस XM। XS मतलब सेल्फ इम्पिडेंस ऑफ द लाइन माइनस म्यूचुअल इम्पिडेंस ऑफ द लाइन। लाइकवाइज जो भी नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होगा उसमें भी जो ट्रांसमिशन लाइन का रिप्रेजेंट होगा वो होगा XS माइनस XM। लेकिन जो जीरो सीक्वेंस लाइन है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो XS प्लस ट्वाइस ऑफ XM होगा। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का जो इम्पिडेंस है वो ज़्यादा होता है पॉजिटिव सीक्वेंस में भी और नेगेटिव सीक्वेंस में, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे की हमने, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस की तीनों की रिप्रेजेंटेशन एक इंडक्टेंस से होगी, इम्पिडेंस से होगी Z0 से, लेकिन Z से, लेकिन उन तीनों की वैल्यू डिफर करेगी। जो पॉजिटिव सीक्वेंस का इम्पिडेंस होगा वो नेगेटिव सीक्वेंस के इक्वल होगा, लेकिन जो जीरो सीक्वेंस का इम्पिडेंस होगा वो इन दोनों से डिफर करेगा और दोनों से ही ज़्यादा होगा ट्रांसमिशन लाइन के केस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द पावर सिस्टम हुज वन लाइन डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम इज शोन इन द फिगर स्केच द सीक्वेंस नेटवर्क। ये पावर सिस्टम नेटवर्क, ठीक है, इसका हमें सीक्वेंस नेटवर्क बनाना है। ओके, सीक्वेंस नेटवर्क में अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करूं या नेगेटिव सीक्वेंस की बात करूं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। वो एक सिंगल लाइन डायग्राम में जैसे आप इम्पिडेंस डायग्राम बनाते हैं वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जीरो सीक्वेंस वो देखना है, ठीक है। जीरो सीक्वेंस में जनरेटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरेटर को इम्पिडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जनरेटर की जो ग्राउंडिंग है वो एक रेजिस्टिव ग्राउंडिंग है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, Z0 प्लस थ्राइस ऑफ Zn, जैसा हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था, Zn, ठीक है, Z0 प्लस थ्राइस ऑफ Zn। अब ट्रांसफार्मर की तरफ आते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी डेल्टा है, डेल्टा मतलब स्विच नंबर 2 क्लोज होगा। स्विच नंबर 2 क्लोज हुआ तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, स्विच नंबर 2 क्लोज किया, यहाँ पे ये चीज़ ओपन रह गई। ओके, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। सेकेंडरी इसका स्टार सॉलिड ग्राउंडिंग, तो उस केस में मैंने सॉलिड ग्राउंडिंग कर दी और जो भी इसका इम्पिडेंस होगा उससे रिप्रेजेंट कर दिया। ट्रांसमिशन लाइन में एक सीरीज इम्पिडेंस से ही रिप्रेजेंट करते हैं, सीरीज इम्पिडेंस से रिप्रेजेंट कर दिया। ट्रांसफार्मर T2 में आए तो इसका प्राइमरी स्टार विथ सॉलिड ग्राउंडिंग है, तो इम्पिडेंस आया स्टार विथ सॉलिड ग्राउंडिंग, और सेकेंडरी डेल्टा है, मतलब स्विच नंबर कौन सा बंद होगा, स्विच नंबर 4 क्लोज होगा, ठीक है। 4 क्लोज कर किया हमने S, उसके बाद वाला जो स्विच है वो हमारा ओपन रह गया, ठीक है। और उसके बाद जनरेटर स्टार कनेक्टेड है, इसमें कोई ग्राउंडिंग वगैरह नहीं है, तो मतलब ग्राउंडेड नहीं है, तो ये एक सिंपल सीरीज इम्पिडेंस से रिप्रेजेंट होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग क्वेश्चंस ढूंढिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा, और बाकी क्वेश्चंस मैं असाइनमेंट में दूँगी, तो फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो ये सब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके।